तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का अध्याय 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा के मूल्यांकन के मैं टोटल आप लोगों को 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप 50 की 50 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस बार जो 2026 में एग्ज़ाम होगा ना आप लोगों का, इस चैप्टर से स्टूडेंट एक भी मार्क्स आप लोगों को कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा वो काफ़ी VVI होगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हम लोगों का पहला प्रश्न स्टूडेंट की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। बोलिए स्टूडेंट, परंपरा के मूल्यांकन जो ये है ना, ये जो एक विद्या है, इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी है, नलिन विलोचन शर्मा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा जी है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न 2025 में पूछा भी गया है। दूसरा प्रश्न है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ना स्टूडेंट, ये है परंपरा के मूल्यांकन से ये पंक्ति लिया गया है। कई बार क्या होता है, आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, कोई एक लाइन उठा के दे देगा, पूछेगा ये जो है ना कहाँ से लिया गया है, किस कहानी से, किस कविता से लिया गया है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि मनुष्य, देख रहे हैं ना आप लोग, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है किस लेखक का है? तो याद रखिएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ये जो बड़े भाई है ना, ये किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला देखिए क्या है 5 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हिंदी आलोचना के क्या थे? महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। बोलिए स्टूडेंट्स, का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए कि निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा जी थे। ठीक है, ये प्रश्न मैं 2 बार इसलिए कराया हूँ क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर का क्या है। कौन मनुष्य के महत्वपूर्ण जीवन से संबंधित है? बोलिए कौन है जो कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है स्टूडेंट? बोलिए धन है, साहित्य है, ऐश्वर्य है, या फिर अपव्यय है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है स्टूडेंट, ये जो साहित्य है ना, मनुष्य के संपूर्ण जीवन से क्या है? संबंधित है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा। आइए हम लोग अब 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, किधर गया 7 नंबर का? चलिए यहाँ है, देख लेते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ना स्टूडेंट हम लोग भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकवाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि वह विचारधारा, ये तो देख लिए ना। अगला है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है? सारे यूरोप के जो लोग हैं ना स्टूडेंट, वो किस सभ्यता से प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेक्स की सभ्यता से प्रभावित है। किसकी सभ्यता से? एंथ्रेक्स की सभ्यता से प्रभावित है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, शेली और बायरन कहाँ के थे? बोलिए शेली और ये जो है ना बायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, या फिर भारत के? तो ये जो है ना स्टूडेंट, ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, शेली और बायरन कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए अब आगे देखते हैं क्या है 10 नंबर का, कि जारशाही डैश डैश में थी। ये जो जारशाही है ना, वो कहाँ था? मिस्र में था, सोवियत रूस में था, इटली में था, या फिर इजराइल में था? तो जारशाही कहाँ था स्टूडेंट? याद रखेंगे आप लोग कि सोवियत रूस में था। ठीक है,
जार का अर्थ पता है क्या होता है? कमेंट में बताइए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को जार का अर्थ पता है कि नहीं। ठीक है, जार जो है ना राजा से रिलेटेड है। ठीक है, मैं हिंस कर दिया, आप बताइए क्या होता है। देखिए आगे है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस का जो क्रांति है ना वो कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1921 में या फिर 1920 ईस्वी में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1917 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1917 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। अब आइए आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों का। किधर गया? चलिए यहाँ है 12 नंबर का। देखिए यहाँ पर है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः क्या है बोलिए? तो याद रखिएगा, व्यास जी जो है ना गीता को लिखे थे, और ये वाल्मीकि जी जो है ना वो रामायण को लिखे थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता और रामायण। ठीक है, वही है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी के रचनाकार है। कौन है? तो यही है। ठीक है, ये जो व्यास जी है वो गीता को लिखे थे और वाल्मीकि जी रामायण को लिखे थे। हो गया, समझ में आया ना 12 नंबर का भी। चलिए आगे है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन जो है स्टूडेंट पूछ रहा है कि वो किसकी पुस्तक है, तो वो पुस्तक है रामविलास शर्मा का। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा का पुस्तक है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ठीक है, वही है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 15 नंबर का प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा जी कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से लेकर 1953 तक रहे थे। अगला है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जो साहित्य है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वो स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। अगला है कि एंथ्रेंस क्या है? एंथ्रेंस किस महादेश में है? एंथ्रेंस किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? ठीक है, तो 17 का है यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में। अगला है कि बायरन किस भाषा के कवि है? बायरन जो है वो किस भाषा के कवि है? हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी भाषा के या फिर फ्रेंच भाषा के? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। बायरन किस भाषा के कवि है? ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि है। समझ में आ गया ना? चलिए 18 नंबर तक तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, क्योंकि हम लोग को टोटल 50 प्रश्न देखना है ना स्टूडेंट, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं जितना भी प्रश्न कराता हूं बाबू लोग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया ना? अब देखिए हम लोग का है 19 नंबर का प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? बोलिए स्टूडेंट, निराला की साहित्य साधना जो है वो किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ना रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है ना परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ की है। अगला है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, अधम होता है। क्या होता है? अधम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 22 का देखिए क्या है? रफाल क्या है? रफाल लियोनार्दो क्या है? रफाल लियोनार्दो दा विंदी और एंजेलो किनकी रचना है? स्टूडेंट ये जो है ये किसकी रचना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किनकी देन है? मैं रचना पढ़ दिया, किनकी देन है? तो ये जो देन है ना इटली का देन है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि रफाल लियोनार्दो दा विंदी और एंजेलो किनकी देन है? तो ये देन जो है ना इटली का देन है, याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं यहाँ शेक्सपियर कौन थे। 23 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि शेक्सपियर कौन थे? ये प्रश्न ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हालांकि मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि खाली ये क्लास 10th में ही पूछता है। ये जब आप आगे का पढ़ाई कीजिएगा ना तो वो अलग अलग स्टेट में, ठीक है, साथ साथ अलग अलग एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मैंने इस चीज़ को गौर किया है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे आप लोग कि शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे,
ठीक है स्टूडेंट, या फिर उपन्यासकार थे, निबंधकार थे? तो ये जो शेक्सपियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए नाटककार थे। ठीक है, शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का क्या है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? कितने खंडों में जो है क्या की गई है, जो है कि रचित की गई है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में। फिर है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 का। ठीक है, अगला है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? अब पूछ रहा है कहाँ हुआ, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चगांव सानी में हुआ था। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो उच्चगांव सानी में हुआ था। फिर है अगला कि प्रेमचंद्र और उनका युग किन की जो है कि रचना है? किन की रचना है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। समझ में आ रहा है ना? चलिए जब आ रहा है तो हम क्यों ना इसे आगे देखें। 28 नंबर का है कि जारशाही रूप के, ठीक है, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? लोकप्रिय साहित्यकार पूछ रहा है यहाँ पर कौन थे? ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तोल्स्टॉय। कौन है? तोल्स्टॉय। ठीक है, 29 का देखिए क्या है, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की, ठीक है, समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता को कहा जा सकता है। फिर है कि लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि जो है वो कौन है? बोलिए, लैटिन कवि कौन है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल है। ठीक है, लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। अगला है 31 नंबर का कि तार सप्तक। क्या है? तार सप्तक। याद रखेंगे स्टूडेंट कि तार सप्तक में कितने कवियों की जो है कि कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में। ठीक है, म्यूजिक में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि तार सप्तक में कितने कवियों की जो है कि कविताएं संग्रहित है? तो 31 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7। अगला है कि आज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? कब संपादित किया मेरे प्यारे बच्चों? तो 1943 ईस्वी में संपादित किया। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ये 2 प्रश्न आप पहले देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं दिखा तो देख लीजिए कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7। फिर है कि आज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1943 ईस्वी में संपादित किया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, बोलिए स्टूडेंट, ये जो रामविलास शर्मा जी थे ना, इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी जो है कि पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है 34 नंबर का कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किस संबंध है? सापेक्ष संबंध है, मित्रवत संबंध है, निरपेक्ष संबंध है या द्वंद्वात्मक संबंध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्वात्मक संबंध है। अगला देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा या फिर समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। कहीं पर भी दिक्कत है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना दिया गया है मेरा नंबर, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। फिर है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? पहले पूछ रहा है कब हुआ, फिर पूछ रहा है कहाँ हुआ। तो उसका जो है ना मृत्यु 2000 ईस्वी को हुआ था और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है। जो भी बचा खुचा है आइए हम लोग उसे भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 37 नंबर का देखिए क्या है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समांतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। फिर है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ये जो परंपरा का ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए है। फिर देखते हैं क्या है
ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, क्योंकि कम समय में अधिक पढ़ना है तो इसके लिए थोड़ा फास्ट करना होगा। अगला है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है स्टूडेंट, किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 40 का देखिए क्या है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक जो रामविलास शर्मा जी थे ना, उसके गांव का क्या नाम था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या नाम था? जल्दी बोलिए, क्या नाम था? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंच गांव सानी था। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। अगला है कि भौतिकवाद, क्या है पढ़ेंगे आप लोग कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। ठीक है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ये जो है ना, किस निबंध का जो है कि पंक्ति है स्टूडेंट, तो परंपरा का मूल्यांकन का। ठीक है, हम पत्नी बोल रहे थे। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? साहित्य की कौन सा विधा है? तो ये एक निबंध है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न कि ये कौन सी विद्या है। ठीक है, विद्या रहेगा तो उसका मतलब आप यही समझेंगे। ठीक है, यहाँ विधा दिया है क्या? चलिए, विधा रहेगा तो वही समझना है कि ये कहानी है या कविता है, क्या है, उसी का अर्थ विधा है। ठीक है, देखिए आगे है कि रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी, ठीक है, 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? कहाँ व्यस्त रहें? बोलिए, वो कहाँ व्यस्त रहें? अध्यापन में या फिर शोध कार्य में, लेखन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोध कार्य में थे। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ थे? शोध कार्य में। अगला है कि रामविलास शर्मा का लेखन है। रामविलास शर्मा का लेखन क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, रामविलास का लेखन है इनमें से सभी, यानी कि भाषा और समाज भी लिखे थे, भारत की भाषा समस्या ये भी लिखे थे, विराम चिन्ह भी लिखे थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 45 का चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। 45 का है हम लोगों का कि समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, भारत और ईरान थे। कौन थे? भारत और ईरान। फिर है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसके दान स्वरूप दिया था? ठीक है, किसे दान स्वरूप दे दिया था? यानी कि वो पुरस्कार का राशि ना वो दान स्वरूप दे दिया था, गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, या फिर राज्य सरकार को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है भारत सरकार को दान स्वरूप दे दिया था। रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया? BA कब पास किया? जल्दी बोलिए, आप लोग को भी BA करना है ना, तो कब पास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया? तो 1938 ईस्वी में पास किया। 48 का है कि अकादमी का शाब्दिक अर्थ है। अकादमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अति प्राचीन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अति प्राचीन। चलिए आगे देखिए क्या है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? बोलिए, समाजवाद है, पूंजीवाद है, जातिवाद है, या फिर परिवारवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद है। फिर है कि पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो 50 का हो जाएगा ए, समाजवादी संस्कृति। ठीक है, अगला है कि अस्मिता का अर्थ क्या है? अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। क्या होता है स्टूडेंट? पहचान। इस तरह से हम लोगों ने टोटल बोले तो थे 50, लेकिन 51 प्रश्न समाप्त किए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला चैप्टर के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, बाय।